तो चलिए आज मिलके समझते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज जो हम समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो हम यही समझेंगे कि कैसे इक्वेशंस अगर हमें दी हो तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, और दूसरा हम उनका ग्राफ कैसे बना पाते हैं और ग्राफ से कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो वर्ड है वो है पेयर, तो पेयर मीन्स यहाँ पर टू की बात हो रही है। अब टू में क्या टू की बात हुई है, देखिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है कि जो हाईएस्ट पार होगी वेरिएबल की वो होगी 1। इक्वेशन मीन्स साइन ऑफ इक्वालिटी होगा, और टू वेरिएबल का मतलब उसके अंदर दो अननोन क्वांटिटीज़ होंगी। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम एक ऐसी इक्वेशन को समझेंगे जिसमें दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हमें दी होगी। तो हम इसमें ये समझेंगे कि कैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकली मेथड। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके अंदर दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब जो गर्ल्स हैं इसके अंदर वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो वो कहता है इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्वांटिटीज़ का मतलब ये दो अननोन चीज़ें हैं जिसे मुझे पता करना है, एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। ना तो मुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये पता कि बॉयज़ कितने हैं, ना स्टार्टिंग में ये पता कि गर्ल्स कितने हैं। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। मैंने मान लिया कि जो बॉयज़ रहे होंगे क्लास में वो x रहे होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी क्लास में वो y रही होंगी। अब एज़ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने खुद ने कहा है टोटल स्टूडेंट जो हैं क्लास में वो हैं 10। तो अब देखिए अपनी क्लास में टोटल स्टूडेंट कैसे आएंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो वही यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10। तो बॉयज़ मेरे पास कितने हैं, देखिए यहाँ पर बॉयज़ मैंने लेट करें दैट इज़ x, और गर्ल्स मेरे पास कितनी है y। तो दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आएगा 10। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसकी सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। उसने कहा है कि जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो लड़के यहाँ कितने हैं हमारे पास x। तो अगर उसमें मैं 4 इंक्रीज़ कर दूँ तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि कैसे हम दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सपोज़ मैंने लिखा x इक्वल्स टू 1, तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो यहाँ से y मेरे पास आ जाएगा 9। तो पहला सॉल्यूशन आया 1,9। फिर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ x इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको 2 कंसीडर यहाँ पर कर लेता हूँ तो y मेरे पास यहाँ आ जाएगा 8। तो सेकंड सॉल्यूशन आया 2,8। फिर मैं अगर x को यहाँ पर 3 कंसीडर कर लेता हूँ तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y मेरे पास आ जाएगा 7। तो मैंने यहाँ से 3 सॉल्यूशन फाइंड करे। आप चाहें तो 2 भी फाइंड कर सकते हैं, पर 3 से थोड़ा एक्यूरेट जो हमारा ग्राफ है वो बन जाता है। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो मेरे पास थी वो थी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अगेन यहाँ पर मैं या तो x या y में से किसी एक की वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 1। अगर x 1 है तो y हो जाएगा 5,
दिस इज़ फर्स्ट सॉल्यूशन। और अगर x को मैं 2 कंसीडर करूँगा तो 2 + 4 y हो जाएगा 6, तो 2,6। और अगर x को मैं 3 कंसीडर करूँगा तो y मेरा हो जाएगा 7। मतलब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एंड देन y की वैल्यू आप फाइंड करें। अब यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि हमें x की वैल्यू ही रखनी है, आप y की वैल्यू रख के x को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ग्राफ पेपर के अंदर, और फिर उससे मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है, तो जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास 2 एक्सिस होंगे, एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस होगा। x एक्सिस में इधर वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फर्स्ट है मेरा 1,9, तो x का 1 और y का 9, तो इधर मैं 9 ले लेता हूँ, तो मेरा पॉइंट आया ये। नेक्स्ट है मेरा 2,8, x का 2 और y का 8। और थर्ड है मेरे पास 3,7, इसको मैंने ज्वाइन करना है। जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा तो दैट मीन्स आपने जो वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्यूशन निकालने हैं, वो आपने गलत निकाले हैं। सेकंड में जो मेरे पास पॉइंट्स आए थे दैट इज़ 1,5, इसको मैं अलग रंग से कर देता हूँ, 1,5, देन 2,6 एंड देन 3,7। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ग्राफ बने हैं, एक सेकंड इक्वेशन का, एक फर्स्ट इक्वेशन का। जब भी ग्राफ बनाने के बाद लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। अगर यहाँ लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे दैट मीन्स 1 सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो यानी कि हम इस ग्राफ से इसका सॉल्यूशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू है 7, तो हम बता सकते हैं x = 3 एंड y = 7 इज़ द सॉल्यूशन। और x हमने क्या लेट करा था, दैट इज़ नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब जो बॉयज़ हैं वो क्लास में है 3 और गर्ल्स जो हैं वो हैं 7। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं। और साथ साथ हमने ये भी समझा कि अगर ग्राफ की जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे काटें तो उसका एक सॉल्यूशन आता है, और बहुत सारे पॉइंट पे काटें तो बहुत सारे सॉल्यूशन, और अगर वो नहीं काट रहे दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट की हम इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, वो कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर ₹50। वो कहता है कि जब आप परचेज करने जाते हैं 5 पेंसिल और 7 पेन तो आपको ₹50 देने पड़ते हैं, और अगर आप 7 पेंसिल एंड 5 पेन परचेज करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट आपको आती है वो आती है ₹46। तो वो कहता है कि इस कंडीशन से आप इक्वेशन फॉर्म करें और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करें। तो देखिए मुझे पता है कि अगर मैं पेन और पेंसिल परचेज़ करने जाऊंगा तो मैं ₹50 कैसे दूंगा। पहले मैं ये पता करूंगा कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है या एक पेन की कॉस्ट क्या है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैं यहीं से क्वेश्चन क्रिएट करूँगा। क्वेश्चन में मैं कहूँगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मैंने मान लिया कि जो एक पेन मैंने ख़रीदा होगा दैट इज़ ऑफ ₹X, पर पेन तो मैं 7 खरीद के लाया हूँ, तो जो 7 पेन की कॉस्ट होगी दैट इज़ 7X। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप पेन को कंसीडर करें या पेंसिल को, आप पहले किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। देन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो मैं जो 1 पेंसिल लाया हूँ वो ₹Y की लाया हूँ, तो मेरे पास जो पेंसिल है वो कितनी है 5, तो 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 5Y। अब जब मैं शॉपकीपर के पास गया तो मैंने 7 पेन के 7X रुपीज़ दिए, तो ये 7X रुपीज़ हो गए 7 पेन के, और जब 5 पेंसिल मैंने परचेज करी उसकी कॉस्ट कितनी है 5Y। दोनों को मिलाने के बाद शॉपकीपर ने बताया कि आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी 50। तो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। आपको बात समझ में आ रही है।
अगेन जब आप एक पेन x रुपए का खरीद रहे हैं तो अब की बार आपने पेन कितने खरीदे हैं, अब की बार आपने पेन खरीदे 5। तो यहाँ पर जब मैं 5 पेन की कॉस्ट पता करूँगा तो दैट इज़ 5x। और पेंसिल आपने कितनी खरीदी है 7, तो अगर मैं 7 पेंसिल परचेज करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक पेंसिल का y है तो दैट इज़ 7y। यानी कि सेकंड कंडीशन में मैंने जो 5 पेन खरीदे हैं उसके पैसे कितने दिए हैं 5x, और जो 7 पेंसिल खरीदी हैं उसके पैसे कितने दिए हैं 7y। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 46, एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो पहले पार्ट में हमने करा, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से x की कोई वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप देखिए कि क्या लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन, नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन, और बहुत सारे पॉइंट पे कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन से समझेंगे क्या बिना ग्राफ के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी ग्राफ पे लाइंस कैसे बनेंगी। मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके बताता हूँ कि अभी तक तो हम ग्राफ बना रहे थे और ग्राफ के अंदर हमें 3 टाइप्स की लाइन मिल रही थी। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकंड कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब जब एक लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, एंड थर्ड इज पैरेलल। यानी कि फर्स्ट मेरे पास है इंटरसेक्टिंग, और जब इंटरसेक्टिंग करेगी क्योंकि ये एक पॉइंट पे कर रही है तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है तो अगेन ये भी होगा कंसिस्टेंट। एंड देन लास्ट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो यहाँ पर आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब कि हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होता ही नहीं, और होता नहीं इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझा उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते थे और ग्राफ बनाने के बाद हम देखते थे कि लाइन कैसी बन रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3 ही टाइप्स की लाइन बनती है। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे उससे हम इस बात को पता कर पाएंगे कि बिना ग्राफ के भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइन कैसी बनेगी। उसके लिए हमें करना पड़ता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के अंदर अगर आप देखते हैं कि जो a1/a2 है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो फिर ये फर्स्ट केस बनता है। मतलब जब आप ये देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी, उनका एक सॉल्यूशन आएगा और वो कंसिस्टेंट होंगे। अगर आप देखते हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं तो उस कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन बनती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। और जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 देन दिस केस पैरेलल लाइन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम में ही क्रॉस लग गया तो क्रॉस मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यहाँ भी इक्वल है तो सॉल्यूशन, यहाँ भी इक्वल है तो सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन हो गए, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक बार इक्वल है यानी कि सॉल्यूशन है, एक बार इक्वल नहीं यानी कि सॉल्यूशन नहीं है। तो एक बार सॉल्यूशन आ रहा है, एक बार सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो जब ऐसा होता है तो हम उसको नो सॉल्यूशन ही बोलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें ऑब्टेन हुआ ही नहीं। तो ये तरीका याद करने का आप ऐसे तरीका से याद कर सकते हैं। तो यानी कि सेकंड मेथड में हमने ये समझा कि अगर हम ABC को कंपेयर करें तो बिना ग्राफ बनाए ही हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ पे लाइंस कैसी बनेंगी और उनके कैसे सॉल्यूशन आएंगे। इसी पे बेस्ड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ वो ये कहता है कि आप ये बताइए कि लाइंस कैसी बनेंगी। तो एक तरीका तो है ग्राफ बनाना। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यूज़ रख के हम y की अलग अलग वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे और उनको प्लॉट करेंगे। पर हम यहाँ सीखेंगे कंपैरिजन से। तो देखिए पहली इक्वेशन में जो आपके x के साथ कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो आपका कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं a1। तो यहाँ a1 है 5। y के साथ जो होगा दैट इज b1। कोफिशिएंट में याद रखें विद साइन हम लेंगे, एंड देन विदाउट xy दैट इज c1। आपको बस एक बात याद रखनी है कि अगर abc लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो दूसरी इक्वेशन में भी abc लेफ्ट हैंड साइड पर ही होने चाहिए।
अगर यहाँ पर ए बी लेफ्ट पे होता और सी राइट पे, तो फिर यहाँ पर भी ए बी लेफ्ट पे होना चाहिए और सी राइट पे, मतलब पोजीशन जो है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है तो जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a2, y का जो कोफिशिएंट है दैट इज b2 और जो विदाउट अल्फाबेट का है दैट इज c2। अब ज़रा हम इन्हें कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे a1 बाई a2। व्हाट इज़ a1 दैट इज़ 5, व्हाट इज़ a2 दैट इज़ 7। तो हमारे पास a1 बाई a2 आया 5/7। b1 बाई b2, b1 इज़ -4, b2 इज़ 6, सिंप्लीफाइड करा -2/3। c1 बाई c2 दैट इज़ 8/9 दैट इज़ नेगेटिव। तो हमने देखा क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हैं? तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अभी मैंने समझाया था अगर इस कंपैरिजन से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आता तो हम बिना ड्रॉ करे बता सकते हैं कि लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग। मतलब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट करेंगे और ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। मुझे उम्मीद है आपको कंपैरिजन से ये प्रिडिक्ट करना भी आ गया होगा कि ग्राफ की लाइन कैसी बनेगी और सॉल्यूशन कैसा होगा। एक पार्ट से हम इसको और समझते हैं, एक पार्ट और है, इससे हम और समझते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन से ये बता सकते हैं कि लाइंस कैसे आएंगी और सॉल्यूशन कैसे आएंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था ए और बी राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर भी ए और बी राइट हैंड साइड पे ही होने चाहिए। तो इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ ही वो राइट हैंड साइड पे ही है। x का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज a1, y का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज b1 एंड विदाउट अल्फाबेट दैट इज c1। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज a2, y का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज b2 एंड विदाउट xy दैट इज c2। अब ज़रा कंपैरिजन करिए a1 बाई a2। आप ज़रा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में एक बात याद रख सकते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में हो तो इनको डायरेक्ट लिखने की बजाय आप ऐसे डिवाइड का साइन लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6। अब ज़रा b1 बाई b2 को कंपेयर करें तो b1 मेरे पास क्या दैट इज़ 5/3 डिवाइड बाय -10। तो डिवाइड की जगह अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा और इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये कितना आ गया -1/6। अब ज़रा देखिए क्या 1/6 और -1/6 इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो यानी कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगेन हम बता सकते हैं कि यहाँ लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हम ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा आएगा, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट। तो यानी कि हमने जो सेकंड इसमें समझा है आज वो ये समझा है कि कंपैरिजन से भी हम ये बता सकते हैं कि लाइन कैसी बनती है, सॉल्यूशन कैसे आते हैं और वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और पहले पार्ट से हमने समझा था कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करके प्रिडिक्ट करते हैं कि लाइन कैसी बनती है। अब समझते हैं इसके कुछ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है उसमें कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ है 36 और कहता है उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो देखिए मेरे को जो रेक्टेंगल गार्डन दिया है उसका लेंथ और ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे उसके पेरीमीटर के हाफ के बारे में बताया। तो यहाँ 2 डायमेंशंस मुझे नहीं पता, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मैंने मान लिया जो गार्डन था उसकी जो लेंथ थी वो थी x मीटर। तो जो ब्रेड्थ रहेगी इसकी वो भी मुझे नहीं पता, तो वो मैंने कंसीडर कर ली y मीटर। अब एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, उसने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि जो गार्डन है उसका अगर आप पेरीमीटर का हाफ करें तो कितना आता है 36। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे आता है, दैट इज़ 2 टाइम्स l प्लस b। और अगर उसका हाफ करेंगे या किसी भी चीज़ का हाफ करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाट इज़ लेंथ, दैट इज़ x एंड व्हाट इज़ ब्रेड्थ, दैट इज़ y। तो यहाँ से मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में वो क्या कहता है, वो कहता है लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेड्थ। वो कहता है लेंथ इज 4 मोर देन
विड्थ, यानी कि ब्रेड्थ जितनी रही होगी उसमें अगर 4 बढ़ा दें तो लेंथ आ जाती है। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी थी, दैट इज़ y। तो अगर उसमें हम 4 ऐड कर दें तो हमें लेंथ मिल जाती है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ से मैं x और y के सॉल्यूशन निकालूँ, यहाँ से x और y के सॉल्यूशन निकालूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करूँ, और फिर ग्राफ प्लॉट करके देखूँ कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, तो जहाँ x और y पे वो इंटरसेक्ट की वैल्यू दे रहा है तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। या बिना ग्राफ के हम इसको करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन कहता है एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर बनी बनाई मिली है, दैट इज़ y+4। तो अगर मैं इस x की वैल्यू इस x की जगह पुट कर दूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैंने यहाँ लिखा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस x की जगह मैंने वैल्यू रखी, दैट इज़ y+4 प्लस y इज इक्वल टू 36। सो 2 टाइम y इज इक्वल टू 32, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16। एंड व्हाट इज़ y, दैट इज़ ब्रेड्थ। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरी ब्रेड्थ है वो कितनी आई, 16 मीटर। और लेंथ, जैसा कि उसने खुद ने कहा था कि लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ मेरी 16 है। 16 में अगर मैं 4 ज़्यादा करूँगा तो लेंथ आ जाएगी, तो 16 + 4 20 मीटर। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करके इस कंडीशन से मैंने ये पता लगाया कि उस रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। अब देखते हैं इसका 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ग्राफ ड्रॉ करें और x एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बताएं। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, दैट इज़ x - y + 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दी है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करने हैं। हालांकि 2 में भी हो जाता है। अब सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू रखते हैं और y को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को यहाँ 1 रख दूंगा तो व्हाट वैल्यू आई गेट, y + 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। यानी कि अगर मैंने 1 रखा तो मेरे पास पहला सॉल्यूशन आया 2, 1 and 2। अगर मैं यहाँ पर x को 2 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने x को 2 रखा, 2 - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो -y + 3 इज इक्वल टू 0, तो -y -3, तो y आया 3, यानी कि 2 रखने पर मेरे पास आया 3। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, देखिए अगर मैं x को यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो 3 - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो -y + 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। तो यानी कि 3 रखने पर मेरे पास आया 4। तो मैंने यहाँ पर 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करे। अब मैं यहाँ पर 3 सॉल्यूशन ऑब्टेन करता हूँ, तो सपोज़ मैं x को यहाँ पर 0 रख देता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x को ही रखना है, आप y को भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। x को मैं यहाँ 0 कंसीडर कर देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, तो 0 रखने पे आया 6। एक बार मैं y को 0 रख देता हूँ, तो y को 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो 3x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो y को 0 रखने पर मेरे पास आया 4। अब मैं एक सॉल्यूशन और निकाल लेता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर x को 2 रख देता हूँ। x को अगर मैं 2 रखूँगा दैट इज़ 6, तो 6 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y - 6 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3, तो 2 रखने पर मेरे पास वैल्यू आई 3। अब मैं इनको ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला मेरे पास सॉल्यूशन है 1, 2, तो यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की 2। सेकेंड वन इज़ x2 एंड y3, एंड थर्ड इज़ x3 एंड y4। तो ये मेरे पास पहला लाइन मेरे पास बनी है। सेकेंड वन मेरे पास है x0 एंड y6, तो ये पॉइंट मेरे पास इधर आएगा। नेक्स्ट वन है x4 एंड y0, एंड लास्ट वन इज़ x2 एंड y3, तो ये मेरे पास सेकेंड वन है। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है कि इन एक्सिस से इन लाइन से x एक्सिस पे जो ट्राइंगल बना है, तो x एक्सिस कहाँ पर है, देखिए
एक्स एक्सिस मेरे पास ये है, तो इस पर जो ट्राइंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट होंगे इसके ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। तो मेरे पास यहाँ पर जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट आएंगे, देखिए ए मेरे पास कितना आया 2 एंड 3, बी मेरे पास क्या आया -1,0 एंड सी मेरे पास क्या आया दैट इज़ 4,0। तो यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वो कहता था कि पहले आपको ग्राफ बनाना है, फिर एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं। इसमें एक स्टेप और समझते हैं, वो आपसे इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो आप इसको काउंट करेंगे 5 यूनिट। एंड हाइट कितनी है इसकी 1 2 एंड 3, तो यहाँ से आप एरिया भी पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को और चेंज कर सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि y एक्सिस पर जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो y एक्सिस को आपने बेस लेना है, तो y एक्सिस पे आपका ये ट्राइंगल बना है, तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a, b एंड n। तो a की वैल्यू आपकी क्या है 2,3, b की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर आई है दैट इज़ 0,1, और n की वैल्यू आपकी क्या है 0,6। और अगर इसका एरिया निकालना होता दैट इज़ 1 2 3 4 5, तो बेस हो जाता 5 और हाइट हो जाती 3। तो मेरे को उम्मीद है कि जो इस एक्सरसाइज में हमने आज समझा है कि कैसे हम पहले इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं और फिर ग्राफ से कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि किस टाइप की लाइन और किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, आपको समझ आया होगा। दूसरा, आपको ये भी समझ में आया होगा कि कंपैरिजन करके हम ये कैसे पता लगाते हैं बिना ग्राफ बनाए कि किस टाइप का ग्राफ और सॉल्यूशन बनेंगे। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए आप उनकी प्रैक्टिस करें। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।